नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल राइजिंग राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है। राइजिंग राजस्थान आईटी और स्टार्टअप प्री समिट आज जयपुर राजधानी में होने वाला है। समिट में निवेश करारों पर होंगे हस्ताक्षर, यानी कि जितने भी निवेश के लिए सहमति बनी है उन सब पर आज एमओयू होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। डिजिटल राजस्थान को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है और स्टार्टअप को फंडिंग चेक देकर प्रोत्साहित भी किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। साथ ही डिजिटल राजस्थान यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया जाएगा। कल ही देखिए इस बारे में खास तौर पर जानकारी कैबिनेट मंत्री देते हुए नजर आए थे, यानी कि राज्यवर्धन सिंह राठौर देते हुए नजर आए थे। और डिजिटल राजस्थान यात्रा आज रवाना होगी हरी झंडी दिखाकर। दोनों ही जो अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री और साथ ही कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आपको बता दें कि दिसंबर में राइजिंग राजस्थान समिट होना है, जिसको लेकर सरकार जोर शोर से तैयारी कर रही है। तो 3 दिवसीय ये समिट होगा, यानी कि राइजिंग राजस्थान का आयोजन होगा 9, 10 और 11 और उसको लेकर आज प्री समिट है। जितने भी औद्योगिकी के साथ करार हुए हैं, यानी कि सहमति हुई है और वो तैयार हैं राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उन सभी पर आज हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन सभी को आज एक तरह से वैलिडिटी उन सब की हो जाएगी और ये बहुत ही ज्यादा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौर और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। और स्टार्टअप, जैसा कि सुनते भी होंगे आप, मुख्यमंत्री बोलते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है लोकल फॉर वोकल का, सेल्फ इंडिपेंडेंट का, अपने खुद की चीजों को आगे बढ़ावा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वो ओडीओपी। और इसीलिए आईटी और ये प्री समिट जो हो रहा है वो आईटी और स्टार्टअप्स का ही ये प्री समिट का आज आयोजन होना है। और वैसे भी देखिए अब देश में आए दिन स्टार्टअप्स की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ रहा है और इसी क्रम में आज इसका आयोजन भी हो रहा है। तो किस तरीके से स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए, खासतौर पर राजस्थान की सरजमी पर, राजस्थान की धरती पर, इससे से जुड़ा आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम आईटी एवं स्टार्टअप प्री समिट राइजिंग राजस्थान से जुड़ा हुआ आज जयपुर में होगा। समिट में निवेश करारों पर हस्ताक्षर होंगे, यानी कि जो एमओयूज हुए हैं उन पर कुल मिलाकर माना जा रहा है कि मोहर यहाँ पर लगने वाली है। तमाम बड़े उद्योगपति और इसके साथ साथ जो उद्योगपति आगे फ्यूचर का बनने की कोशिश कर रहे हैं, सपना लेकर आएंगे, उनके स्टार्टअप को भी बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पर होगी। सीएम का जो विजन है कि अर्थव्यवस्था को दुगनी करना, वो भी कहीं ना कहीं सफल होता नजर आ रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बताते चले कि 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव शोर खत्म हो गया है। 13 तारीख को मतदाता अब तय करेंगे कि वो किसे चाहना चाहते हैं, किसे जिताना चाहते हैं। 23 नवंबर को ये साफ हो जाएगा कि जनता के दिल पर किस पार्टी ने प्रभाव छोड़ा है। देखिए रिपोर्ट। थम गया चुनावी शोर, 13 नवंबर को मतदाता लगाएंगे जोर, 23 नवंबर को हो जाएगी तस्वीर साफ। काफी वक्त से सियासी सूरमा उपचुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन अब उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने जी जान से चुनाव प्रचार किया। 84 विधानसभा में सीएम भजनलाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल राठौड़ आदिवासी परिवार में पहुंचे और खाट पर चाय पीते नजर आए। परिवार के लोगों के साथ संवाद किया, परिवार के छोटे बच्चों को चॉकलेट बांटी। लेकिन उनकी नीति और नीयत ठीक नहीं। कांग्रेस हमेशा लूट और झूठ की बात करती है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करती है, कांग्रेस जात पात में बांटती है, कांग्रेस धर्म के आधार पर बांटती है, कांग्रेस तुष्टीकरण के आधार पर चलती है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दौसा से भी निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव प्रचार की तस्वीर सामने आई, जहां निर्दलीय प्रत्याशी विप्र गोयल ने ट्रैक्टर से रोड शो निकाला, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जहां निर्दलीय प्रत्याशियों ने जमकर पसीना बहाया, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा और सांसद मुरारीलाल मीणा कोर्ट परिसर में वोट मांगते दिखे। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी और सांसद अपनी जीत का दावा करते नजर आए। उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर के कई दर्जन गाँव में पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान के समर्थन में प्रचार किया और वोट मांगे। इस दौरान एक तरफ वो जीत का दावा करते दिखे तो दूसरी तरफ बीजेपी पर हमलावर नजर आए। अपनी पूरी ताकत है और चुनाव हम जीतेंगे। जनता का जो माहौल है वो बता रहा है, सब लोग हमारे साथ हैं। ये लोग काम के नाम पे वोट मांगे ना, क्यों ध्रुवीकरण की बात करते हैं? भाई इनकी बरोबर की सरकार रही है, 15 साल ये रहे, 15 साल हम रहे, तो उस चीज का ये जवाब दें कि इन्होंने 15 साल में क्या करा है और हमने 15 साल में क्या करा है। अब 11 महीने ये हो गए, हमारी जो स्कीमें थी 25 लाख का बीमा था, बंद कर दिया, लगभग बंद कर दिया है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा लगभग बंद कर दिया है। बहरहाल चुनावी शोर थम चुका है। नेताओं के दावों और वादों का सिलसिला भी थम गया। अब बारी है मतदाता की, जो 13 नवंबर को 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव का हिस्सा बनेंगे और तय करेंगे कि किसके सिर जीत का सेहरा सजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए दौसा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। चुनाव प्रचार थमने के साथ ही पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया है। पुलिस ने रात भर शहर के होटल पर छापे मारे, बाहरी लोगों को दौसा से भेज दिया ताकि चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं हो सके। दरअसल पुलिस को इनपुट मिला था कि ज्यादातर होटल्स बाहरी व्यक्तियों ने बुक कर लिए हैं। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए दौसा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। चुनाव प्रचार थमने के साथ ही पुलिस ने देखिए चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया है। रात भर शहर भर में नाकेबंदी की गई, होटल्स पर छापेमारी की गई, बाहरी लोगों को दौसा से बाहर भेजा गया है ताकि चुनाव के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। दौसा जाहिर तौर पर हॉट सीट है और इसी के मद्देनजर पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरतती हुई नजर आ रही है। पुलिस को इनपुट मिला था कि ज्यादातर होटल्स बाहरी व्यक्तियों ने बुक कर लिए हैं और इसीलिए जो भी संदिग्ध अवस्था में लगा या संदिग्ध भूमिका पुलिस को कहीं से भी लगी, उन सबको बाहर भेज दिया गया ताकि कल होने वाले उपचुनाव में किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ी ना हो और सही तरीके से चुनाव संपन्न हो जाए। और अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी विकास और लादूराम टंकी पर चढ़ गए। पानी की टंकी के नीचे भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दोनों अभ्यर्थी रविवार से टंकी पर चढ़े हुए हैं और लगातार ये पोस्टर्स, बैनर लेके चढ़े हुए हैं। मांग ये है कि एसआई भर्ती 2021 रद्द हो। साथ ही मुख्यमंत्री से मिलने की मांग पर भी अड़े हुए हैं। भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी, एक का नाम विकास है, दूसरे का नाम लादूराम है, जो कि पिछले 2 दिन से टंकी पर चढ़े हुए हैं। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष और इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर अपने भड़काऊ बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने जयपुर में मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम लोग सड़कों पर उतर आएंगे उस दिन तुम्हारी रूह कांप जाएगी। देखिए यह रिपोर्ट। मौलाना तौकीर रजा ने उगला जहर कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। मुसलमानों को सड़क पर उतरने की सलाह, एक होकर दिल्ली कूच की दरकार। कहा आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। जयपुर में मौका था वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आयोजित विरोध सभा का, लेकिन इस जलसे में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा आपा खो बैठे। मंच से उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो बेहद भड़काऊ थी। वो एक तरफ मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ मुसलमानों को एक होकर दिल्ली कूच करने की पट्टी भी बढ़ाते दिखे। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं।
विरोध सभा में अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी जयपुर में मौजूद थे। सरकार की तरफ से लाए जा रहे वक्त संशोधन बिल पर ऐतराज जताया गया, लेकिन जब तौकीर रजा ने माइक संभाला तो फिर नफरती तीर चलाने से कोई नहीं रोक पाया। मैं हुकूमत की बात नहीं करता हूँ, हुकूमत तो हमेशा बेईमान रही है। आज की हुकूमत सबसे ज्यादा बेईमान है, हमारे मामलात पर नजर रखती है, अपने मंदिर में जाकर नहीं देखती। जहां गाय की चर्बी मिलाकर मंदिर के प्रसाद में लड्डुओं में गाय की चर्बी लगाई जा रही है। मुसलमानों को एकजुट कर दिल्ली कूच करने की सलाह देने वाले तौकीर रजा ने सरकार के खिलाफ बयानबाजी में सभी मर्यादाएं तार-तार कर दी। ऐसे में बयान पर सियासत होना लाजमी थी। तौकीर रजा के हमलों पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक ने जवाब दिया, साथ ही तौकीर रजा से माफी भी मांगी। और किसी दूसरे धर्म के मंदिर के प्रति इस प्रकार का वक्तव्य निंदनीय है और ये एक बोध जताता है कि हम जो अपराध करें और कुछ गलत करें लेकिन हम दूसरे के बारे में बोलें तो वो एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा ये मानना है कि वो अपने इस बयान के लिए क्षमा मांगे और अगर वो इस प्रकार के बयान अगर भविष्य में देंगे तो उसके परिणाम उनको भुगतने। तौकीर रजा का बयान सियासी हो चुका है, वार पर पलटवार भी हो रहे हैं। अब देखना होगा कि सियासत को सुलगाने वाले उनके इस बयान की तपिश कितनी दूर तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इधर खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। ऐसे में पद संभालने की बजाय जयपुर में चयनित अभ्यर्थी अब आंदोलन की मशाल उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। FSO भर्ती पर लगा ग्रहण। आश्वासन मिला, नियुक्ति नहीं। आंदोलन के सहारे निकलेगा हल। इन सफल अभ्यर्थियों का दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो हाथ में नौकरी होने के बावजूद बेरोजगारों की तरह पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन के जरिए अब न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की भर्ती पर लगा ग्रहण फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। साल 2006 में FSSO एक्ट आने के बाद 2 बार शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया अब तक अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। साल 2019 में 98 पद और साल 2022 में 200 पदों पर भर्ती हुई, लेकिन मामला कोर्ट में चले जाने के कारण चयनित अभ्यर्थी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस मामले में चिकित्सा मंत्री से लेकर सभी आला अधिकारियों को ज्ञापन देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य सरकार ने इस मामले में एजी को नियुक्त किया है, लेकिन वो एक बार भी पैरवी करने नहीं पहुंचे हैं। हमने अभी तक लगभग 20 बार अतिरिक्त मुख्य सचिव और माननीय चिकित्सा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, CMR में, CMO में, हमने सभी जगह ज्ञापन दे दिया है। वहाँ से आश्वासन मिलता है, लेकिन अभी तक इसको स्टे वैकेट करा के नियुक्ति नहीं मिली। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि RPSC के जरिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, इसके बाद एग्जाम हुए, फिर चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट भी आ गई, लेकिन ज्वाइनिंग मिलने से पहले ही विभाग में डेपुटेशन पर लगे कर्मचारियों ने ही कोर्ट से स्टे ले लिया।
बिल्कुल हमारे साथ में सर गलत हुआ है। सरकार के ही कर्मचारी हैं वो, सरकार ने ही उनको रखा है। जिनके ऊपर सरकार का बस नहीं चल रहा है वो न्यायालय में जाकर के उल्टे सीधे वाद दायर करते हैं। टोटल अब तक इन्होंने 18 वाद दायर किए हैं, जिसमें से 2 में इन्हें स्टे मिला है। और ऐसा नहीं है कि हमने चेताया नहीं था जाकर के, हर बार जब इनकी रिट दायर हुई है हमने जाकर के उच्च अधिकारियों को कहा है कि इन्होंने फिर एक नया केस लगाया, फिर एक नया केस लगाया। हर बार हमें आश्वासन दिया गया था कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और उन्हें स्टे मिल गया। विभाग के डेपुटेशन में कार्यरत कार्मिक ही इस भर्ती को पूरा होने में अड़ंगा लगा रहे हैं। पहले तो जो योग्यताएं मांगी गई थी उसके अनुसार ही अभ्यर्थियों का चयन हुआ, लेकिन इसके बावजूद अब ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। ऐसे में अब आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। का ये कहना है कि पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उससे पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, उसके बाद में जो जिनकी ट्रेनिंग हो रखी है उनका एग्ज़ाम होना चाहिए था और फिर इनको नियुक्ति दी जानी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है वो ये कहता है कि ट्रेनिंग एग्ज़ाम के बाद में सरकार करवाएगी। ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें ट्रेनिंग एग्ज़ाम होने से पहले किसी में प्रावधान हो। 2022 में फूड ऑफिसर्स भर्ती में करीब 50,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने की खुशी के साथ ही जल्द ही ज्वाइनिंग मिलने की उम्मीद थी, लेकिन 5 महीने से ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है और अब थक हार कर धरने पर बैठने को अभ्यर्थी मजबूर हो रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और खबर सीकर से है, जहां पर खाटू श्याम जी में देव उठनी एकादशी को बाबा श्याम का पाठोत्सव मनाया जा रहा है। आज देश भर में लाखों श्रद्धालु खाटू पहुंचेंगे और इस खास दिन बाबा श्याम को विशेष प्रकार के फूलों से भी सजाया गया है। महोत्सव को लेकर प्रशासन और मंदिर कमेटी ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। 1 दिवसीय मेले के लिए करीब 1000 पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। बाबा श्याम के पाठोत्सव को लेकर खाटू श्याम जी मंदिर के मुख्य पुजारी मोहन दास महाराज ने कहा कि बाबा श्याम के जन्मोत्सव को लेकर भ्रांतियों को फैलाया जा रहा है। आज के दिन बाबा श्याम का जन्मदिन नहीं बल्कि पाठोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ गई है। मंदिर जब बना था जोधपुर दरबार के आदेश अनुसार महाराजा अजीत सिंह जी, अभय सिंह जी द्वारा, तो 1777 संवत में मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार हुआ था। तो एकादशी के दिन बाबा श्याम की पुनः सिंहासन विराजमान किया था। तो ये पाठोत्सव है, न कि जन्मदिन है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि रणथंभौर नेशनल पार्क में इन दिनों 25 बाघों के गायब होने का मुद्दा पूरे देश में सुर्खियों में है। लेकिन इस बीच टाइगर वॉच नाम की एक निजी संस्था ने 15 बाघों के गायब होने की वजह से पर्दा उठाया है। उन्होंने बाघों के गायब होने की कई वजह बताई हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क से 25 बाघों के गायब होने के बाद राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, जिसके बाद पार्क प्रशासन की तरफ से 10 बाघों के वापस लौट आने की जानकारी दी गई। कमेटी की पड़ताल के बीच रणथंभौर में कई साल से काम कर रही टाइगर वॉच नाम की संस्था ने 15 बाघों के गायब होने के रहस्य से पर्दा उठा दिया। टाइगर वॉच की माने तो 15 बाघों में से 5 बेहद बूढ़े हैं, जिनकी उम्र 19 से 20 साल तक पहुंच चुकी है, जबकि 2 बाघ 13 से 14 साल के हैं। हो सकता है कि वो प्राकृतिक रूप से जीवन के अंतिम दौर में हो। बाघ मादा T99 को फरवरी 2024 में गर्भावस्था में जटिलता आई थी। उसका गर्भपात भी हुआ। डॉक्टरों की देखभाल में वो जिंदा रही। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि वे फिर से गर्भवती हो सकती है, हालांकि यह साफ नहीं हो पाया। देखिए 25 बाघों में से 10 बाघ तो मिल चुके हैं जी, तो बच गए 15 बाघ। हाँ। 15 बाघों के बारे में हमने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है, जिसमें से 10 बाघ जो थे वो थोड़े वयस्क उम्र के थे और 5 बाघ जो थे वो नए उम्र के बाघ थे। 10 में से 5 बाघ तो अत्यंत वृद्ध थे, जो लगभग
16 से लेकर के 20 वर्ष तक की उम्र तक के बाघ थे, जिसमें T13, T3 ऐसे कई तरह के बाघ शामिल है, जो कि बहुत ही बूढ़े बाघ कह सकते हैं, जिनकी मृत्यु की बहुत बड़ी संभावना है और वो अब तक जिंदा रहना कोई आश्चर्य से कम नहीं है। बाघ T74 12 साल से अधिक उम्र का है। को डोमिनेंट बाघ T121 और T112 के जरिए उनके क्षेत्र से बाहर किया गया था। बाघिन T79 अजीब हालत में गायब हो गई, जिसके बाद वन विभाग ने उसकी खोज शुरू की और उसकी 2 शावक को पाया। सबसे अधिक नुकसान 5 युवा नर बाघों का है, जो रणथंभौर के प्रमुख बाघों के बीच प्रतिस्पर्धा का शिकार हो गए। टाइगर वॉच के विस्तृत विश्लेषण के अनुसार युवा नर बाघों जैसे T128, T131, T139 और T2401 को अक्सर अप्रयुक्त क्षेत्र की तलाश करते हुए देखा गया था। प्रमुख बाघों के साथ क्षेत्रीय संघर्ष उनकी गायब होने की एक संभावित वजह हो सकती है। रणथंभौर से बाघों के गायब होने के कारणों में बढ़ती आयु, स्वास्थ्य समस्याएं, क्षेत्रीय संघर्ष और अन्य मानव जनित कारण शामिल हैं। देखिए, बाघ जो है एक बहुत बड़े पार्क में कहाँ जाकर के अपने वृद्धावस्था में छुप करके मरता है, क्योंकि यह है एक तरह का शिकारी प्राणी। शिकारी प्राणी जानता है कि उसका शिकार कैसे किया जा सकता है, उसको अपने सारे संभावित खतरों से पहले से ही संभावना से वो जानकारी रखता है, तो वो अपने आप को पहले से ही छुपा के रखता है। उसका छुपाना, वो हम मानव से नहीं छुपना है, उसको छुपना है अन्य वन्य जीवों से। उम्र दराज बाघ जैसे T3, T13, T38, T41 और T48 अपनी उम्र के चलते स्वाभाविक रूप से मर सकते हैं। बाघ सामान्यतः 15 साल तक जीवित रहते हैं और उसके बाद उनका जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। 15 साल की उम्र के बाद उन्हें स्वास्थ्य और क्षेत्रीय संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना घट जाती है। ये समीक्षा ये बताती है कि रणथंभौर में बाघों की स्थिति को लेकर लगातार निगरानी और सक्रिय उपायों की आवश्यकता है। सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। और इस वक्त बड़ी खबर बीकानेर से है। छत्तीसगढ़ में 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर मौत भी हो गई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवा दिया है। सत्तासर से बीकानेर सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ है। 2 ट्रकों के बीच की ये भीषण टक्कर सड़क दुर्घटना में एक ट्रक चालक की मौत। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची है, एक शव को मोर्चे में रखवा दिया। ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रात का वक्त है जब भीषण दोनों ट्रक में टक्कर हो गई है। आगे का जहां पर ड्राइवर और खलासी बैठते हैं, आप देखिए कि वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। यानी इसका मतलब कि दोनों की टक्कर वाकई जबरदस्त थी, जिसमें एक ट्रक चालक की मौत भी हो गई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है पोस्टमार्टम के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बात दौसा से कर लेते हैं। दौसा सहित राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होने वाला है और मतदान से पहले दौसा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। दौसा में वैसे तो किसी भी चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराना हमेशा से बड़ी चुनौती होती है, बड़ा काम होता है, लेकिन इस बार की परिस्थितियों ने दौसा को अति संवेदनशील बना दिया है। ऐसे में चुनाव के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील दौसा में पैरामिलिट्री की 12 कंपनियां बुलाई गई हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। साथ ही दौसा पुलिस के अलावा आसपास के जिलों के पुलिस अधिकारी भी दौसा में बुलाए गए हैं। और इधर कल दौसा में 240 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 161 मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग होगी। वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो जाएंगी। अति संवेदनशील दौसा जिले में मतदान है और मतदान से पहले की आप तैयारियों की तस्वीरें देख सकते हो। दौसा में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री की जो कंपनियां दौसा में आई हुई हैं वो फ्लैग मार्च निकाल रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो। यहाँ पर हमारे साथ जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार है। सर, किस प्रकार की पूरी तैयारियाँ हैं चुनाव को देखते हुए? जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रशासन की पूर्ण तैयारियां हैं इस चुनाव को लेकर के। परसों 240 बूथों पे मतदान होगा। कल हमारी पोलिंग पार्टी रवाना होगी। हमारे सभी बूथों पर पुलिस के और प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे
द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, CAPF, स्टेट आर्म्ड फोर्स सबकी तैनाती की गई है ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि परसों जो मतदान होना है शांतिपूर्ण तरीके से और भयमुक्त होकर के लोग अपने मत का प्रयोग कर सकें। कितने हाइपर सेंसिटिव बूथ हैं और उन बूथों पर किस प्रकार की लाइव वेबकास्टिंग जैसी व्यवस्था है? बिल्कुल 161 बूथ हैं जिनके ऊपर लाइव वेबकास्टिंग होगी। इसके अलावा 60 बूथ हैं जिन पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और तकरीबन हमारे सारे बूथ या तो वेबकास्टिंग से या फिर माइक्रो ऑब्जर्वर से या फिर CAPF आर्म्ड फोर्स का जो प्रोटेक्शन होता है उससे कवर्ड है। बिल्कुल। SP रंजीता शर्मा हमारे साथ है। मैडम, कितनी पैरामिलिट्री की कंपनी आई हुई है, क्या व्यवस्था है? हमारे पास चुनाव को निष्पक्ष और मतदाताओं को निर्भीक मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए 12 कंपनी हैं जिसमें ITBP, SCP, हिमाचल प्रदेश की SAP शामिल है और हमारे राजस्थान प्रदेश की RSC भी शामिल है। और जितने भी हमारे, जैसा कि आपने कहा पूछा था कि सेंसिटिव जो हमारे इलाके हैं वहाँ पर हमने सभी जगह आर्म्ड बल नियोजित किया है जिसमें CAPF तैनात रहेगी और निरंतर हम यही अपील करेंगे कि सभी जो मतदाता हैं वो निष्पक्ष रूप से निर्भीक होकर वो जाएं और अपना मत दें। कोई असामाजिक तत्व इस तरह की गड़बड़ी करने की मंशा रखता है, उसको किस प्रकार की एक चेतावनी? इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर कोई इस तरह का विचार भी मन में रखता है तो वो निकाल दे उसको, क्योंकि सख्त कार्रवाई होगी और बिना किसी देरी के होगी। और चलिए इसी के साथ ही सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही।